देखिए जी, तो हम लोग इस वीडियो में सॉलिड स्टेट चैप्टर का इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे। जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक इस वीडियो में करेंगे और उसके बाद अगला वीडियो आएगा। तो देखिए, हम अंग्रेजी माध्यम में और हिंदी माध्यम में दोनों माध्यम में सवालों को सोल्व करेंगे। तो पहला सवाल हम पढ़ते हैं इंडेक्स क्वेश्चन का। देखिए, पहला सवाल यह है कि ठोस कठोर क्यों होता है? Why are solid is rigid? यही सवाल है। ठोस कठोर क्यों होता है? क्यों होता होगा ठोस कठोर? जरा सोचिए। मुलायम होना मतलब क्या? जैसे आप दबाएं तो दबा यानी कि पार्टिकल्स हिले। अब सॉलिड यदि कठोर है तो उसके पार्टिकल्स नहीं दबते हैं, यानी कि नहीं हिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वह स्ट्रांगली बने हुए हैं। उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, अंतर आणविक आकर्षण बल जो है ठोस में, वो क्या है? मजबूत है। इसलिए उसके जो कण हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं, वो फ्रीली फ्लो करने के लिए अवेलेबल नहीं है। वो हिल नहीं सकता है, वो चल नहीं सकता है। अब जब वो चल नहीं सकता है तो दब भी नहीं सकता है, क्योंकि दबना मतलब क्या? कणों का थोड़ा सा मूव करना। तो इसका आंसर होगा, इंग्लिश मीडियम में आंसर होगा कि सॉलिड इज रिजिड बिकॉज their particles are not free since it has strong intermolecular force। और हिंदी मीडियम में इसका आंसर होगा कि ठोस कठोर है क्योंकि इसमें अंतर आणविक बल का मान अत्यधिक होता है, इसलिए इसके कण मूव नहीं कर सकते, चल नहीं सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी। देखिए, इंडेक्स का जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ठोस का आयतन निश्चित होता है, क्यों? Why do solid have definite volume? अब बताइए, वॉल्यूम निश्चित होता है मतलब क्या? वो फिक्स जगह घेर रहा है। इसका मतलब नहीं वो फैल रहा है और नहीं सिकुड़ रहा है। मतलब उसके पार्टिकल नहीं दूर जा रहे हैं और नहीं पास आ रहे हैं। इसका मतलब सॉलिड के कणों के बीच, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच एक डिफिनिट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, एक फिक्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। और उसका इसलिए उसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो क्या है? फिक्स है। उसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस न बढ़ रहा है न घट रहा है। तो उसका वॉल्यूम निश्चित होने का कारण क्या है? क्योंकि उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस फिक्स है। सिंस सॉलिड हैज फिक्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठोस का अंतर आणविक दूरी का मान निश्चित होता है, इसलिए उसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं और उसमें पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि इनमें से कौन कौन क्रिस्टलाइन है और कौन कौन नॉन क्रिस्टलाइन है। नॉन क्रिस्टलाइन को आप एमॉर्फस भी बोलते हैं। हिंदी में कौन क्रिस्टलीय है और कौन अक्रिस्टलीय। हालांकि हम लोग अक्रिस्टलीय का जो मुख्य एग्जाम्पल याद रखे थे वो था प्लास्टिक, रबर, शीशा। ये मेन एग्जाम्पल था नॉन क्रिस्टलाइन का। लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं
तो यहां हमको दिख रहा है, देखिए बोल देते हैं, इसमें जो नॉन क्रिस्टलाइन है वो है पॉलीयूरेथेन, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर ग्लास और टेफ्लॉन। ये जो हम लोग बोले ये नॉन क्रिस्टलाइन। डिटेल में आपको क्लास में बताया गया है। अभी कम समय में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यदि कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा पूछिएगा क्लास में भी। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है, क्यों? Why glass is called सुपर कूल्ड लिक्विड? कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? देखिए, हम आपको समझाए थे कि जो ग्लास है उसके पार्टिकल ना फ्लो करते हैं, बहते हैं। ये आपको ऐसे अनुभव तो होता नहीं होगा, पर कांच को यदि लंबे समय तक रख दिया जाए लटका के 50-60 साल तक, तो कांच का जो ऊपर वाला भाग है ना वो पतला हो जाएगा और नीचे वाला मोटा हो जाएगा। मतलब उसके पार्टिकल जो हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तभी तो ऊपर से बह के नीचे आ गया होगा। वो अलग बात है कि इतना धीरे धीरे फ्लो कर रहा है कि आप फील नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कांच के पार्टिकल फ्लो करते हैं। और ऐसा सॉलिड का डिफिनीशन नहीं था। सॉलिड के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग सॉलिड के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते थे, लेकिन कांच के पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, बहते हैं। और बहना ये तो लिक्विड का गुण है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कांच क्या है, एक तरफ से डिफिनीशन के अकॉर्डिंग लिक्विड है, पर वो दिख रहा है कैसा, सॉलिड की तरह। अब बताइए, कोई भी लिक्विड सॉलिड की तरह कब दिखता है? जब उसे हम बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हैं, तब वह फ्रीज होकर जमकर सॉलिड की तरह दिखता है। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लास यानी कि कांच में गुण तो है लिक्विड वाला, पर वो दिख रहा है सॉलिड की तरह। न केवल कांच बल्कि लगभग सारे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा होता है, पर यहां कांच के बारे में पूछा गया। तो इसका आंसर होगा कि इसमें इसके पार्टिकल्स में फ्लो करने की एबिलिटी है, बहने में की एबिलिटी है, परंतु ये दिख कैसा रहा है, ठोस की तरह। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अतिशीतित द्रव, बहुत ठंडा किया गया द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्योंकि किसी लिक्विड को सुपर कूल्ड करेंगे तो वो सॉलिड की तरह दिखेगा। अब इसकी प्रॉपर्टी है लिक्विड वाला और दिख रहा है सॉलिड वाला, सॉलिड की तरह। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर कूल्ड लिक्विड। अंडरस्टूड है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कहता है, थोड़ा बड़ा सवाल है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन। हिंदी में, एक ठोस का अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान अपेक्षित होता है। कुछ याद आ रहा है? हम बोले थे कि देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता था, जैसे हम आपको समझाए थे ऐसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, लोहा का रड है। अब इसमें एक बार हम इस तरह से तार जोड़े ऐसे, और एक बार ऐसे तार जोड़े, क्या दोनों केस में कंडक्टेंस, चालकता का आंसर सेम आएगा? सेम नहीं आएगा। सेम क्यों नहीं आएगा, हम क्लास में बताए हैं, आप भी सोच लें। तो अलग अलग डायरेक्शन में देखने पर गुण यदि सेम नहीं आता है तो ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है, और यदि सेम आता है तो ऐसा किस में होता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है। तो इस सवाल में कहा गया कि अलग अलग डायरेक्शन में देखा गया अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान सेम आया है। मतलब ये सॉलिड कैसा रहा होगा, नॉन क्रिस्टलाइन रहा होगा।
अक्रिस्टलीय। अब आगे सवाल पढ़ते हैं क्या कहता है। अभी तक सवाल कहा कि अलग अलग दिशाओं में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान सेम है, अर्थात ये सॉलिड नॉन क्रिस्टलाइन रहा होगा। आगे सवाल पढ़ते हैं। बोल रहा है कि इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए, मतलब ये कैसा सॉलिड है, कैसा सॉलिड है ये, तो नॉन क्रिस्टलाइन है। अच्छा, इसी सवाल में आगे बोल रहा है कि क्या ये सॉलिड विदलन गुण प्रदर्शित करेगा। डज इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। विदलन गुण क्या है? क्लीन कट देना, काटते थे और सफाई के साथ कटता था, क्रॉस सेक्शन एरिया यदि क्लीन कटेगा, दैट इज क्लीवेज प्रॉपर्टी, विदलन गुण। तो क्या ये ऐसा कटेगा? नहीं, क्योंकि ऐसा कौन करता था? जो क्रिस्टलीय होता था। और क्या यह क्रिस्टलीय है? नहीं, यह क्या है? अक्रिस्टलीय है। और अक्रिस्टलीय है तो यह क्लीन कट नहीं देगा। अंडरस्टूड है बात? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, फोन करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ सब्सटेंसेस लिखे हुए हैं और उसको क्लासिफाई करना है, बताना है कि उनमें से कौन मेटालिक सॉलिड है, कौन आयोनिक सॉलिड है, कौन कोवैलेंट सॉलिड है और कौन मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है जी, देखिएगा। देखिएगा, तो कोवैलेंट और कौन मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। हिंदी में धातुई, आयनिक, सहसंयोगी और आणविक। वैसे आणविक का भी, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। चलिए देखिए, वैसे आणविक का भी 3 भाग होता है, पर उतना पूछा नहीं है, पूछा बस केवल यही है कि इसी में क्लासिफाई करना। वैसे जब ये चीज पढ़ाया गया था तो हम बोले थे कि मेटालिक सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा? सभी मेटल्स, ऑल मेटल्स। और आयोनिक सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा? मेटल कंटेनिंग कंपाउंड, मेटल कंटेनिंग कंपाउंड, माने मेटल से बने हुए कंपाउंड जनरली आयनिक सॉलिड होंगे। इसके कुछ एग्जांपल भी हो सकते हैं, जैसे AlN, उसमें भी मेटल है, पर वो अल्युमिनियम नाइट्राइड, वो कोवैलेंट सॉलिड है। तो डिटेल में तो आप जब इसको पढ़े हैं वहां पे पढ़े होंगे, यहां पर हम काम चलने भर बोल रहे हैं। हम आपको बोले थे कि कोवैलेंट में आप 5 एग्जांपल याद कर लीजिए। कौन कौन? ग्रेफाइट और डायमंड, हीरा और क्वार्ट्ज, यानी कि SiO2 दिख रहा है इधर। ठीक है, दिख रहा है।
SiO2, उसके बाद अल्युमिनियम नाइट्राइड और उसके बाद सिलिकॉन कार्बाइड। इतना से आपको काम चल जाएगा। अब जो नहीं बुझाएगा, ये तीनों में जो नहीं आएगा उसको आप मॉलिक्यूलर में टिक करना, इतना से आपको काम चल जाएगा। और इसी आधार पे आप क्वेश्चन नंबर 6 को कोशिश कीजिए, ठीक है। और कोई दिक्कत होता है तो आप पूछिए यहाँ पे। तो नेक्स्ट सवाल है, सवाल संख्या 7 बोल रहा है कि ठोस A अत्यधिक कठोर है। अब अत्यधिक कठोर होने का मतलब ये क्या हो सकता है? मेटालिक भी हो सकता है, आयोनिक भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर हो सकता है। मॉलिक्यूलर वाले कठोर नहीं होते थे, थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटेनिंग वाले कठोर होते थे। तो मेटालिक हो सकता है, आयोनिक हो सकता है, या सहसंयोगी भी हो सकता है। सहसंयोगी वाले भी कठोर होते हैं। आगे सवाल क्या पूछ रहा है? सहसंयोगी वाले ग्रेफाइट को छोड़कर कठोर होते हैं। आगे बोल रहा है कि ठोस एवं गलित दोनों अवस्था में विद्युत रोधी है। बताइए ये प्रॉपर्टी किसका है? जब वो ठोस है फिर भी कुचालक है, और जब वो गलित है, जब उसको हम पिघला दिए, जब वो मेल्टेन है, फिर भी वो कुचालक है, यानी कि इंसुलेटर है। इससे कंफर्म हो गया कि ये जो सॉलिड है वो कैसा रहा होगा? कोवैलेंट सॉलिड रहा होगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है, ये भी कोवैलेंट सॉलिड का ही प्रॉपर्टी है। यह किस प्रकार का ठोस है? तो ये कोवैलेंट सॉलिड है। ज्यादातर क्वेश्चन लिंगुअल फॉर्म में आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा बोर्ड का यूज हो नहीं रहा। तो ये कोवैलेंट सॉलिड है जी। जो सवाल में प्रॉपर्टी बताया गया ये किसका है? कोवैलेंट सॉलिड का है। नेटवर्क सॉलिड भी आप इसे बोल सकते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। क्यों? आयनिक ठोस जब ठोस है, सॉलिड है, तो इंसुलेटर रहते हैं, और जब वो पिघल जाते हैं तो कंडक्टर बन जाते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि आयनिक सॉलिड में जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो आयन के कारण होता है। एक्चुअली चार्ज के चलने से करंट का प्रवाह होता है। अब चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी होता है, चार्ज आयन पे भी होता है। इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट का प्रवाह ये मेटल्स में होता है, और आयनिक सॉलिड में आयंस के चलने से करंट का प्रवाह होता है। और आयनिक सॉलिड यदि सॉलिड रहेगा तो उसके पार्टिकल तो चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल तो फ्री होते नहीं है चलने के लिए। तो वह सॉलिड स्टेट में इसलिए इंसुलेटर है क्योंकि उसमें फ्री आयन नहीं रहेंगे। पर जैसे ही हम उसे पिघला देते हैं या वाटर में घोल देते हैं तो उसमें फ्री आयन आ जाता है, इसलिए वह कंडक्टर हो जाता है। आयनिक सॉलिड इज इंसुलेटर in solid state because it don't have free ion in solid state, but in case of aqueous or golden state it has free ion। हिंदी में भी आप बना के लिख लीजिए कि ठोस अवस्था में इसमें मुक्त आयन नहीं होता है, परंतु गलित या जलीय माध्यम में इसमें मुक्त आयन हो जाता है, इसलिए यह सुचालक हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के ठोस विद्युत का चालक आघातवर्ध एवं तन्य होता है? तन्य बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ सॉलिड इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मेलिएबल एंड डक्टाइल। कंडक्टर तो आयनिक भी होता है, मेटालिक भी होता है, लेकिन मैलिएबल जिसको ताना जा सके और जिसको हैमर करने से शीट बन जाए, इस तरह का गुण धातुई ठोस में होता है। ये सब के सभी शेडिंग से है, जो ये चारों बात बताए गए थे। तो ये जो गुण बताया सवाल, ये धातुई ठोस का गुण है। आप कॉपी देखिए, धातुई ठोस के बारे में जब पढ़ाया गया होगा तो ये सारे गुण उसके बारे में समझाए गए होंगे। तो ये मेटालिक सॉलिड इसका आंसर होगा, धातुई ठोस। ठीक है। नेक्स्ट सवाल संख्या 10, जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ
सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु और कुछ नहीं है, हर एक वो पॉइंट जहां पे एटम्स रहता है दैट इज लैटिस पॉइंट, उसको जालक बिंदु कहते हैं। किसी भी क्रिस्टलीय ठोस का हर एक वो स्थान जहां पे कण है, जहां पे परमाणु है, उसी को क्या बोला जाता है, जालक बिंदु बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, एक एकक कोष्ठिका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटर का नाम बताइए। नेम द पैरामीटर्स दैट कैन क्रिस्टलाइज ए यूनिट सेल। देखो किस आधार पे, किस पैरामीटर्स पे आप, किस पैरामीटर के आधार पे आप किसी यूनिट सेल को कई भागों में बांटते हो। तो यूनिट सेल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर। किसी भी इकाई सेल को 6 पैरामीटर के आधार पे बांटा जाता है। कौन कौन? तो 3 पैरामीटर हो गए, एज जिसको आप ए बी सी कहते थे, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग जो लेंथ होगा, और 3 पैरामीटर होगा उसके बीच का एंगल दैट इज अल्फा बीटा गामा। तो इन्हीं 6 पैरामीटर्स के आधार पे हम लोग यूनिट सेल को कई भागों में बांटे थे। कितना भागों में बांटे थे? 7 भागों में, पर ये यहां पे नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, किन पैरामीटर्स के आधार पे यूनिट सेल को बांटा जाता है? 6 पैरामीटर्स दैट इज साइड्स एबीसी, एंगल्स अल्फा बीटा गामा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में विभेद कीजिए, अंतर बताइए। पहला है, इसमें 2 सवाल है जी। पहला है षटकोणीय एवं एकंताज, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक। देखो जी, हेक्सागोनल क्या होता था? हेक्सागोनल में 2 साइड बराबर होते हैं और तीसरा साइड बराबर नहीं होता है, और एंगल जो है वो 2 एंगल जो है 90 डिग्री होता है, और तीसरा एंगल जो है वो क्या होता है? 120 डिग्री। ये किसमें? हेक्सागोनल में। और दूसरा क्या बोला? मोनोक्लिनिक, एकंताज। तो उसमें क्या होता है? साइड्स बराबर होते हैं। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक ही था ना? हाँ, मोनोक्लिनिक ही। तो मोनोक्लिनिक में क्या होता है? साइड्स बराबर नहीं होते हैं, परंतु 2 एंगल जो है ठीक है, 2 एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। कोई 2 एंगल आप लिख सकते हैं, अल्फा और बीटा भी लिख सकते हैं, पर एनसीईआरटी बुक इस तरह से लिखता है तो उसी वे में हम लिख दे रहे हैं। अल्फा और गामा क्या है? 90 डिग्री, और बीटा बराबर क्या है? नॉट 90 डिग्री। लेकिन आप कोई 2 एंगल को बराबर लिख सकते हैं और एक को 90 डिग्री नहीं लिख सकते हैं। जब हम लोग 7 तरह का यूनिट से जहां पे पढ़ रहे थे वहां पे इसको बताया था। तो ये डिफरेंस है, ये मोनोक्लिनिक है। और आप चाहे तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। तो हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 12 के दूसरा में। 12 के दूसरा में अच्छे थोड़ा सा हम सवाल सही पढ़े हैं। हाँ, सही पढ़े। दूसरा है फलक केंद्रित तथा अंत केंद्रित। फलक केंद्रित मीन्स एफसीसी, और अंत केंद्रित क्या होता था? इंड सेंटर्ड। इसमें क्या अंतर है? एफसीसी में क्या होता था? कण कहां रहता था? सभी कोनों पर, सभी कोनों पर, और कोना के अलावे सभी फेसेस पर। फेसेस पर आप बना लीजिएगा। और अंत केंद्रित में क्या होता था? सभी कोना पे और कोई भी 2 अपोजिट फेसेस पे, आमने सामने वाले फेस पे। ठीक है, तो सवाल संख्या 12 बन गया। सवाल संख्या 13 कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि घनीय एकक कोष्ठिका के कोना पर और अंतः केंद्र में उपस्थित परमाणु कितना भाग
सन्निकट कोष्टिका में सह विभाजित होता है। देखिए कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि जो इकाई, एक कोई मान लीजिए क्यूबिक यूनिट सेल है, घनीय यूनिट सेल। देखिए मान लीजिए कह रहा है कि कोई क्यूबिक यूनिट सेल है, घनीय, तो इसके कोना पर जो परमाणु है, पहला बात बोला कि कोना पर वाला कितना भाग इसमें है, और इसके अंतः केंद्र बने घन के केंद्र, तो कोना पर वाला कितना इसमें भाग लेगा, 1/8, क्योंकि हर एक कोना वाला 8 इकाई सेल में भाग लेता था, तो कोना पर वाला इसमें कितना आएगा, 1/8, और अंतः केंद्र वाला इसमें कितना आएगा, 1, पूरा 100% 1। एगो है तो एगो इसी में है, इसके कोई भी भाग बाहर नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सवाल संख्या 14 कह रहा है कि एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एक्स एंड वाई, यही है ना 14 नहीं, 14 इसमें ऐसा नहीं है। 14 है कि एक अणु की वर्ग निविड़ संकुलन परतों में, ऐसा है 14, एक अणु की वर्ग निविड़ संकुलन परतों में द्विविमीय उप सहसंयोजन संख्या क्या होगा। बोल रहा है कि यदि हम लोग स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर देखे, परत देखे, इस तरह का परत होता था स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के लिए हम कोई वैसे एटम को पिक करते थे जो कहीं साइड में ना हो, बीच में हो। तो चलो हम इसको पिक कर लेते हैं। इससे कितना टच है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, इससे 4 और एटम टच है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो ये सवाल संख्या 14 था। सवाल संख्या 15 कह रहा है कि एक यौगिक षटकोणीय निविड़ संरचना बनाता है, इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तकों की संख्या क्या होगा। देखिए सवाल संख्या 15 कह रहा है कि एक सॉलिड जो है वो HCP स्ट्रक्चर बनाता है। अब इसमें जो कण है, जो पार्टिकल्स हैं, उसकी संख्या है 0.5 मोल। तो इसमें कुल रिक्तिका क्या होगा। देखो HCP में किस टाइप का रिक्तिका होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिका। तो चतुष्फलकीय रिक्तिका टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, 2n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है, n। तो कुल रिक्तिका क्या हो जाएगा, कुल रिक्तिका यानी कि टोटल वॉइड 2n प्लस n यानी कि 3n, तो 3 गुने 0.5 यानी कि 1.5 मोल आंसर हो जाएगा। और यदि आंसर मोल में नहीं दिया होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल में, तो आप इसको Na से गुना कर दीजिए। Na मीन्स 6.022 गुना 10 के पावर 23। तो जितना भी आंसर आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो सवाल संख्या 1 से लेके 15 तक हम आपको बता दिए इन टेप्स में, और टोटल 29 सवाल है। तो 16 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। 15 तक में कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। ठीक है, धन्यवाद।